बीए थर्ड सेमेस्टर में 2 यूनिट काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि परीक्षा के लिहाज से आपको पढ़नी ही चाहिए। जिसमें पहली यूनिट का नाम है पर्यावरण प्रदूषण। यहाँ से सवाल पूछा ही जाएगा। निर्वनीकरण निर्वनीकरण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस बार परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। और मरुस्थलीकरण, इन तीनों से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा परीक्षा में। तो पर्यावरण प्रदूषण हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं और मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चे इस प्रश्न को अगर समझदारी के साथ करते हैं, एक बार पढ़ने के बाद उनके नंबर नहीं कटेंगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे इसमें। मरुस्थलीकरण का भी मतलब होता है कि जो डिजर्ट एरिया है, डिजर्ट एरिया मतलब रेगिस्तान, जो रेगिस्तान का क्षेत्र है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, आगे को बढ़ रहा है। जो अच्छे कृषि योग्य भूमि है वो भूमि धीरे धीरे कम हो रही है और मरुस्थल धीरे धीरे आगे को बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से उस प्रोसेस को हम मरुस्थलीकरण कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण में कई सारी चीज़ें शामिल हैं। जो पर्यावरण का अंग है, अगर वो प्रदूषित हो रहा है तो वह पर्यावरण प्रदूषण कहा जाएगा। जैसे जैसे वायु है तो वायु भी प्रदूषित हो रही है, लेकिन वायु भी तो पर्यावरण का हिस्सा है। अगर वायु प्रदूषण हो रहा है तो वह पर्यावरण का एक हिस्सा है, इसलिए वायु प्रदूषण भी पर्यावरण प्रदूषण है। इसका दो तरह से प्रश्न पूछा जाता है, पर्यावरण प्रदूषण से प्रश्न पूछा जाता है, वायु प्रदूषण से भी पूछा जाता है। तो अगर आपने वायु प्रदूषण तैयार किया है तो पर्यावरण प्रदूषण तो तैयार हो ही रहा है। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण में जल भी सम्मिलित होता है, तो जल प्रदूषण भी इसमें शामिल है। तो पर्यावरण के जितने भी हिस्से हैं वे सभी हिस्से पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। आपने प्रदूषण के बारे में काफ़ी अच्छा पढ़ रखा है पहले से। बात करते हैं निर्वनीकरण की, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें बच्चे कन्फ्यूज भी होते हैं। दरअसल ये कुछ नया शब्द नहीं है। जब वनों का प्रदूषण होता है, ऐसा मानिए जब वन का कटाव होता है और जब वनों की संख्या कम होती है तो बहुत सारी समस्याएं जन्म लेती हैं, उसको निर्वनीकरण कहा गया है, यानी वनों का ना होना। एक शोध से ये पता चला कि वनों का किसी भी क्षेत्र में 33% होना अति आवश्यक है, तभी वहाँ पर्यावरणीय दशाएं मानव के रहने के अनुकूल रहेगी। अगर ये ग्राफ कम होता है या बढ़ता है तब तो ठीक है, लेकिन कम होता है तो दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो निर्वनीकरण का मतलब ये है कि ये जो परसेंटेज है, जब यहाँ 33% से नीचे स्कोर जाता है तो उसको निर्वनीकरण कहा जाएगा। और आप देख रहे हैं निर्वनीकरण होने में जनसंख्या का महत्वपूर्ण रोल होता है। भारत की इस समय जनसंख्या 144 करोड़ से प्लस है, इसलिए भारत में इतने सारे लोग रहते हैं, सारे लोगों की ज़रूरतें पूरी होनी है, तो उसमें पेड़ों का कटाव भी शामिल हो जाता है। और जब पेड़ कटेंगे तो पर्यावरण प्रदूषण भी होगा, मरुस्थलीकरण भी बढ़ेगा। तो निर्वनीकरण ही एक महत्वपूर्ण हो सकता है पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए और मरुस्थलीकरण रोकने के लिए। तो निर्वनीकरण पे आज हम बात करेंगे, इसलिए मैंने पर्यावरण प्रदूषण और मरुस्थलीकरण का टॉपिक नहीं लिया है, निर्वनीकरण का लिया है। तो आज का जो क्वेश्चन रहेगा हमारा निर्वनीकरण का रहेगा। चलिए देख लेते हैं प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा। प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है भैया, निर्वनीकरण के मुख्य कारण क्या है, इसे कैसे रोका जा सकता है। नीचे अथवा में दे रहा है वनों के अति व्यापित विदोहन के क्या कारण हैं। अति व्यापित मतलब बहुत ज़्यादा, विदोहन मतलब उनके कटान से या उनका दोहन करना, उनका काट करके लकड़ी बना करके और अपने कार्यों में इस्तेमाल करना विदोहन कहलाता है। के क्या कारण है, इसे कैसे रोका जा सकता है। तो ये इसका प्रश्न हो गया। इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा और आप इस प्रश्न को तैयार ही करके जाएंगे परीक्षा में। यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। 100% किसी भी प्रश्न को कह देना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक संभावनाओं पर बात की जाती है। निर्वनीकरण से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत प्रबल है। चलिए देख लेते हैं इसके आंसर में क्या दे रखा है। निर्वनीकरण के कारण देखिए पहले क्या है। मैं श्योर हूँ कि आप निर्वनीकरण का मतलब जानते हैं। एक बार दोबारा से बता दूँ, किसी भी क्षेत्र में वनों की संख्या का कम होना या वनों का ज़्यादा तेज़ी से कटान होना या वन का ना होना निर्वनीकरण कहलाता है। निर्वनीकरण के कारण में आज हम बात कर लेते हैं। वैसे आप ऐसा करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं
थोड़ा व्यवहारिक तरीके से आपसे बात कर लेता हूँ। जैसे भारत की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और बढ़ने से क्या होगा, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होगी। तो पूर्ति के लिए वनों की कटाई होगी। दूसरा, कृषि के क्षेत्रों में प्रसार होगा। जब हम कृषि को आगे बढ़ाएंगे, लोगों को खाने की पूर्ति करेंगे, तो हमें कृषि क्षेत्रों में विस्तार करना होगा और जब विस्तार करेंगे तो वनों को काटना भी पड़ेगा। तो जब हम वन काटेंगे तो फिर निर्वनीकरण तो वैसे भी हो गया। तो इस तरह से निर्वनीकरण जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसके अलावा एक आपने पढ़ा होगा उसके बारे में, झूम कृषि। झूम कृषि भी निर्वनीकरण में शामिल होता है। जब हम उनके कारणों के बारे में बात करते हैं तब मैं ये बात कर रहा हूँ। झूम कृषि होती है किसी भी एक क्षेत्र में वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा वनों को काट करके साफ किया जाता है, खेत बनाया जाता है वनों के क्षेत्रों में, और खेतों पे इन खेतों में किसी भी तरह की फसल को बोया जाता है और फसल को बो करके 3 या 4 साल तक खेती की जाती है। फिर इनको छोड़ करके अगली जगह वनों को काट करके फिर से वही प्रोसेस किया जाता है। इस तरह से ये प्रोसेस अपने जीवन भर करते रहते हैं। तो ये अपने जीवन में बहुत सारे वनों को काट देते हैं और उन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में ये रहते हैं, निर्वनीकरण की समस्या सामने आती है। इसके अलावा एक चीज़ और है, हिंदू धर्म में जो डेड बॉडी होती है उसको जलाने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। ये भी इस प्रश्न के उसमें दे रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं सारे लोगों को मरना होता है एक समय पर आकर के, और जब सारे लोगों को धीरे धीरे एक समय पर आकर के मरना होता है तो फिर वो लकड़ियों से ही जलाए जाते हैं। और लकड़ियों से अंतिम संस्कार करने से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी होता है और लकड़ियों की संख्या भी कम होती है। तो ये भी इसका फैक्ट है। वैसे और भी कई सारे फैक्ट हैं, अब हम क्वेश्चन में देख लेते हैं जो इसके आंसर में दे रखा है। प्रकृति द्वारा वर्गों के रूप में यह अमूल्य उपहार भारत को अधिक मात्रा में प्राप्त था। यानी पहले भारत में बहुत था ये। दरअसल भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है, और मानसूनी जलवायु में क्या होता है कि एक मौसम के अनुसार वहाँ पर एक साल में एक सीज़न आता है जहाँ वर्षा होती है, और वो सीज़न लगभग 4 महीने का होता है हमारे यहाँ। वर्षा होने से पूरे क्षेत्रों में बारिश होने से बहुत सारे पेड़ पौधे जन्म लेते हैं और वहाँ पर वनों का विकास तीव्र गति से होता है। तो इसलिए भारत में बहुत तीव्र गति से वन पहले से थे, लेकिन धीरे 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 उनका कटान शुरू हो गया। किंतु जनसंख्या की वृद्धि से, देखो यहाँ जनसंख्या का टॉपिक आ गया है, जनसंख्या की वृद्धि से कृषि क्षेत्रों का विस्तार हुआ। अच्छा, जनसंख्या बढ़ेगी तो कृषि क्षेत्रों का तो भी विस्तार होगा ही होगा निश्चित रूप से। पशु चारागाहों, आवासों एवं कृषि के दबाव से वनों का क्षेत्र सिकुड़ता चला गया। दावाग्नि, इसका मतलब होता है वनों में आग लग जाना। बाढ़, अतिवर्षा तथा स्थानांतरण कृषि से वनों को भारी क्षति हुई। तो देखो इसमें दावाग्नि, आप लोग इसको याद रखेंगे सही से। दावाग्नि का मतलब वनों में जब आग लगती है उसको दावाग्नि कहते हैं। स्थानांतरण कृषि अभी मैंने समझा दिया आपको। स्थानीय लोगों द्वारा जब जंगलों को काट करके, साफ करके और वहाँ कृषि की जाती है तो उसे स्थानांतरणशील कृषि या झूमिंग कृषि या झूम कृषि भी कहा जाता है। तो इन तमाम चीज़ों से भारी क्षति हुई है। वर्तमान उच्च जीवन स्तर के कारण, भाई हम लोगों का जीवन स्तर कैसा है इस समय? उच्च जीवन स्तर है। हम लोग फैसिलिटी देखते हैं ना, हम प्रकृति के अनुसार जीवन जीना नहीं पसंद करते। हम लोगों को फैसिलिटी चाहिए, और फैसिलिटी किससे आएगी? जो प्रकृति द्वारा उपहार स्वरूप जो चीज़ें दे रखी हैं हमें, उन चीज़ों से हमारी फैसिलिटी आती है। तो हम उनकी मांग को बढ़ाएंगे, और मांग बढ़ेगी तो उनका कटान होगा, उनका दोहन होगा, और फिर से पर्यावरण प्रदूषित होगा। तो इसी तरह से देखिए, वर्तमान उच्च जीवन स्तर के कारण लकड़ी की मांग लगातार बढ़ती जाने तथा अवैज्ञानिक और अंधाधुंध ऊर्जा के उपयोग से वनों की कटाई हुई। इसके अतिरिक्त हानिकारक पशु पक्षी और विविध रोगों से भी वनों को क्षतिग्रस्त किया गया। विगत शताब्दी में, विगत का मतलब होता है पिछली शताब्दी, जो अभी शताब्दी गुजरी है। विगत शताब्दी में वनों में हुआस का मतलब कमी अधिक
होने के निम्नलिखित कारण है। जो अभी अभी शताब्दी गुजरी है, शताब्दी मतलब 100 साल का एक टाइम पीरियड, एक अवधि, तो जो 100 साल की अवधि गुजरी है पिछली वाली, उसमें वनों के ह्रास का मतलब वनों की कमी अधिक होने के जो कारण है वो नीचे दे रखे हैं, देख लेते हैं। नंबर पहला क्या है? ईंधन की अधिक आवश्यकता। वर्तमान में भारत की जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़, ये 2011 के अनुसार दे रखी है, मैंने 140 करोड़ बताई है तुम्हें। 1 अरब 21 करोड़ से अधिक अनुमानित है, जिसका 74% भाग गाँव में रहता है, जहाँ कुल ऊर्जा का 59.29% भाग जलाऊ लकड़ी से प्राप्त हो रहा है। हिमालय के ग्रामीण भागों में प्रति परिवार प्रतिवर्ष औसत रूप से 13-14 पेड़ों का काट रहा है। जलाऊ लकड़ी द्वारा मुर्दों को जलाने एवं ईंधन के कारण देश के वनों को भारी क्षति उठानी पड़ रही है। विश्व के अन्य विकासशील राष्ट्रों को भी इसी दौर से गुजरना पड़ रहा है। जैसे अफ्रीका के साहिल क्षेत्र के एक परिवार में अपने चूल्हे के लिए 80 पेड़ प्रतिवर्ष काटे जाते हैं। जिम्बाब्वे को आदि ऊर्जा की आवश्यकता वृक्षों द्वारा पूरी होती है, किंतु ऊर्जा विकास की मात्रा का मात्र 0.5% पेड़ लगाने के लिए खर्च किया जाता है। मतलब इतना हाई क्वालिटी से हम उसको काट रहे हैं, और जब पेड़ लगाने की बारी आती है तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत पीछे पाते हैं। और ये हाल ज़्यादातर विकासशील देशों का रहा है। नंबर 2 देखते हैं, कृषि क्षेत्र का विस्तार। जनसंख्या का दबाव तथा कृषि का दबाव वनों एवं चारागाहों पर पड़ता है। भारत में हजारों हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष वन विभाग द्वारा कृषि विभाग को हस्तांतरित की जाती है। वर्तमान में अत्यधिक बढ़ती हुई जनसंख्या की उदर पूर्ति हेतु वनों को समाप्त कर अवैधानिक रूप से कृषि भूमि की में बढ़ोतरी हो रही है, अर्थात वन काटकर कृषक और कृषि वन भूमि पर अतिक्रमण कर रहे हैं। नंबर 3 देखते हैं, अत्यधिक पशुचारण। संपूर्ण विश्व में भारत का कुल क्षेत्रफल 2.4% है। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। जबकि विश्व के कुल वन क्षेत्र का भारत में क्षेत्रफल 1.9% है, 9% है। विश्व के सर्वाधिक 22 करोड़ पशु यानी 19% संख्या भारत में है। पशु विशेषकर बकरी चारण को थार मरुस्थल के विस्तार का उल्लेखनीय कारक माना जाता है। भारत में जो मरुस्थल है वो थार का मरुस्थल है राजस्थान में, और इसका बढ़ने का जो मुख्य कारण बकरी चराना है, ऐसा माना जाता है। एक गाय को लगभग 1.21 हेक्टेयर चारागाह भूमि की आवश्यकता होती है। पशुचारण से वन, घास, वनों, झाड़ियों, मिट्टी को भी क्षति पहुंचती है। स्थानांतरणशील कृषि। उत्तरी पूर्वी भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसमें देखते हैं, तथा दक्षिण भारत के जनजातीय समूहों के द्वारा स्थानांतरित कृषि झूमी कृषि की जाती है। एक स्थान के वृक्षों, झाड़ झंखाड़ों को जला देते हैं, बाद में उनकी राख में 2-3 साल खेती होती है या खेती करते हैं, फिर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर इसकी पुनरावृत्ति करते हैं, जिससे वनों को बहुत नुकसान होता है। यद्यपि बहुत से राज्यों में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस प्रकार लगभग 95 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित है। तो ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, जब वीडियो शुरू हो रहा था उसी समय पर हमने इसके सारी चीज़ों के बारे में बात कर रखी है। नंबर 5 देखते हैं, वन उत्पादों की अधिक मांग। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो वन से उत्पाद जो होंगे, वन से बनने वाली जो चीज़ें होंगी, उनकी मांग भी बढ़ेगी। दिनों दिन मानवीय जीवन स्तर उच्च हो रहा है, इसलिए फर्नीचर, इमारती लकड़ी, कागज़, वस्त्र और अन्य वनोपज, वन से उपजी हुई चीज़ों की मांग अधिक बढ़ गई है, जिससे वनोपज की कीमत भी अत्यधिक हो गई है।
यही कारण है कि लोग किसी तरह वनोपज को बाजार में लाना चाहते हैं। औद्योगिक कच्चे माल की अत्यधिक मांग बढ़ी है। सिंथेटिक फाइबर ने इस मांग को और बढ़ा दिया है, जिससे कागज़ तथा सिंथेटिक वस्त्रों हेतु वनों का बड़ी तेज़ी से कटाव हो रहा है। देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों में दिन रात आरा मशीनें चल रही हैं, तो इससे वनों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। नंबर 6 देखते हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वनों का निर्माण तथा विस्थापितों को बसाना। बांधों के निर्माण में डूब जाने वाले लाखों एकड़ वन भूमि जलाशय द्वारा घिर जाती है तथा उसके चारों ओर जनसंख्या के पुनर्स्थापना हेतु वनों की साफ सफाई की जाती है। देखो, जब कोई नदी बह रही होती है तो वहाँ पर पानी को रोक करके बांध बनाया जाता है, और जब बांध बनाया जाता है तो यहाँ पर जो पहले से बंद थे वो तो खैर ख़राब हो ही गए हैं, क्योंकि यहाँ पानी भर गया है भारी मात्रा में। लेकिन अब इसके आसपास बस्ती बसने लगती हैं, तो जब बस्ती बसेंगी तो फिर भी वनों का कटाव होगा। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो वन होते हैं उससे पूरी तरह लैस हो जाता है। यहाँ पर कृषि भूमि भी एकत्रित करनी शुरू हो जाती है, तो लंबे लंबे क्षेत्रों में भी यहाँ पर पूरी तरह निर्वनीकरण हो जाता है। नंबर 7 देखते हैं, परिवहन विकास। स्वतंत्रता के पश्चात सड़कों तथा ब्रिटिश काल में रेल मार्गों का निरंतर विकास हुआ। देखो भाई, ब्रिटिश जो काल हुआ था जब अंग्रेज हमारे यहाँ थे, उस समय पर वनों का बहुत तीव्र गति से निर्वनीकरण हुआ, क्योंकि अंग्रेज़ों ने सबसे ज़्यादा लकड़ियों को काट करके उनसे शानदार फर्नीचर बना करके अपने देश को ले गए थे। उससे क्या हुआ, हमारे देश में लकड़ी की बहुत ज़्यादा पेड़ों की कमी होने लगी। रेल मार्गों और उन्होंने जब रेल मार्ग बिछाया पूरे भारत में, तो पहले सीमेंट नहीं था, तो सीमेंटेड जो गाटर होते हैं आज, जो पटरी के बीच में ऐसे करके डाले जाते हैं, तो जो गाटर थे वो उन्होंने लकड़ी के बिछाए थे, तो भारी मात्रा में पेड़ों को काटा गया था उस समय पर। परिवहन विकास। स्वतंत्रता के पश्चात सड़कों तथा ब्रिटिश काल में रेल मार्गों का निरंतर विकास हुआ। रेल मार्गों एवं सड़कों के निर्मित होते ही वन शोषण क्रिया और सरल हो जाने से वनों को भारी क्षति उठानी पड़ती है। 1 किलोमीटर सड़क बनाने पर ही सैकड़ों वृक्षों को मौत के घाट उतारना पड़ता है। पहाड़ों पर सड़कें बनाने में करीब 30,000 किलोमीटर में घने वन उजाड़ दिए गए। तो इस तरह से वनों का बहुत ही निर्दयता से उनका विनाश किया गया। इसके अलावा कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं, जैसे कि सेही एक जानवर होता है, वो वनों को नुकसान पहुंचाते हैं। सूअर नुकसान पहुंचाते हैं। चूहे जड़ों को काट करके वो अपना घर बनाते हैं, लेकिन उससे पेड़ सूख जाते हैं। दीमक लग जाना, ये भी कई सारे। इसी तरह कटकीला पक्षी होता है कोई, वो नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा जड़ों, तनों और पत्तियों में विविध रोग के कीटाणु भी वनों को ह्रास की ओर ले जाते हैं। प्राकृतिक आपदाएं भी वनों को नुकसान पहुंचाती हैं। तो इस तरह से वनों का निर्वनीकरण बहुत तीव्र गति से हुआ है, और शायद वैज्ञानिकों ने ये चेतावनी भी दे दिया, अगर वन है तो हम हैं, नहीं तो हम नहीं। निर्वनीकरण के उपाय भी हैं बच्चों, कुछ देख लेते हैं। प्रबंधन के अंतर्गत उपाय निम्नलिखित हैं। एक तो ईंधन के लिए वनों की कटाई पर रोक लग जानी चाहिए पूरी तरह से। अगर रोक लग जाती है तो वनों का विकास धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। वनों के संरक्षण संबंधी नियमों को कठोरता से पालन किया जाए। नियम तो बने हुए हैं, लेकिन कठोरता नहीं है उनमें। अगर कोई पेड़ काट रहा है तो काट ही रहा है। पुलिस वाले को पैसे दे दिए, बस पुलिस वाले मान जाते हैं, और अंततः ले दे करके वनों का ह्रास होता ही रहता है, वो क्रिया रुकती नहीं है। वन काटने और वृक्षारोपण में अनुपालन रखना। वन काटने, जैसे 4 पेड़ काटे आपने, तो 4 पेड़ लगाओ भी, तभी तो उसका अनुपात सही रहेगा। तो वन काटने में और वृक्षारोपण करने के बीच में जो अनुपात है वो बैलेंस रखना होगा। नंबर 4 देखो, जब वृक्ष वृद्धि की व्यवस्था में हो तो उन्हें काटने पर रोक। इसका मतलब यह है कि जैसे पेड़ तो आपने लगा दिया, अब ये पेड़ लग गया और इसकी जड़ मजबूत होनी शुरू हो गई, थोड़ा सा मोटा हो गया पेड़,
अब इसको आप काट देते हैं, तो फिर तो इसका लगाना और ना लगाना बेकार हो गया ना। जब ये वृद्धि पर हो तो इसको ना काटें, जब ये बूढ़ा हो जाए तो इसको काट लें, ये बात बताई गई है। तीव्र वृद्धि करने हेतु एक उपयोगी वृक्षों का रोपण होना चाहिए। राष्ट्रीय पार्क एवं वन्य जीवों के पार्क बनाकर वनों को सुरक्षित रखना चाहिए। वनों की आग से सुरक्षा के लिए काफ़ी सरकारी इकाइयाँ खड़ी करनी चाहिए, ताकि वनों में अगर आग कहीं लगती भी है तो एकदम तत्काल सुविधा वहाँ पहुँचनी चाहिए, ताकि वनों की आग को बुझाया जा सके। नंबर 8 है संपूर्ण वन संपदा का सर्वेक्षण एवं उन्हें श्रेणीबद्ध करना। नंबर 9 है सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना। सामाजिक वानिकी जो है वो समाज में भी इस बात का लोगों को पता और ध्यान होना चाहिए कि पेड़ लगाने चाहिए। तो सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहित करना चाहिए, लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए वन लगाने हेतु, स्टूडेंट को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि वो लोग अपने अपने खेतों में जा कर के भी वन लगाएं। नंबर 10 है राष्ट्रीय वन नीति एवं वन विकास हेतु मास्टर प्लान बनाना। तो एक नेशनल जो गवर्नमेंट है, तो जो केंद्र की गवर्नमेंट है, केंद्र की गवर्नमेंट को ऐसे प्रयास करने चाहिए कि पूरे देश में वनों की मात्रा भारी भरकम रहे, जिससे यहाँ पर रहने वाले लोगों का किसी भी तरह से अहित ना हो पाए। देखिए भाई, अब दूसरा एक हेडिंग है इसमें, जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस एवं भूमंडलीय तापन। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर पर पहुँचेंगे हम। जलवायु परिवर्तन, आप इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया है वो क्वेश्चन आप एक बार ठीक से पढ़ लें, और जहाँ से आपको मिल रहा है और देख लें, वहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। आप ये मान के चलिए कि पर्यावरण प्रदूषण, निर्वनीकरण और मरुस्थलीकरण, इन तीनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब वो बात एक अलग है कि निर्वनीकरण से नहीं पूछा और पर्यावरण प्रदूषण से पूछ लिया, तो तीनों में से प्रश्न पूछा ही जाएगा। आप इसको पॉइंट बाय पॉइंट लिख के आएंगे, नंबर आपको पूरा मिलेगा। एक बात और मैं बच्चों को बताता रहता हूँ कि संभव अगर हो सके तो आप लोग डायग्राम बनाइए, संभव अगर हो तो डायग्राम ज़रूर बनाइए। डायग्राम बनाने से क्या होता है, एग्जामिनर को ये पता चलता है कि हाँ आप पढ़ के आए हैं, आपको इसकी जानकारी है। अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हैं तो फिर एग्जामिनर उसको पूरे को पढ़ने से बेहतर कुछ चीज़ें पढ़ लेता है, कुछ चीज़ें नहीं पढ़ता है, तो हो सकता है आपके नंबर कट जाए। जलवायु परिवर्तन का मतलब ये है कि जो हमारा मौसम है, देखो कुछ क्षण भर के जो वो है वायुमंडलीय दशाएं, जैसे इस समय धूप निकल रही है और मान लो दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो इस समय का जो मौसम होगा वो मौसम गर्म होगा, क्योंकि यहाँ पर धूप निकलने से चारों तरफ गर्मी सी हो गई है। लेकिन वहीं रात के 12 बजे अगर हम देखें तो सन्नाटे की हवा चल रही है और बहुत ज़्यादा पारा पड़ रहा है, बहुत ठंड है, तो उस समय का मौसम अलग हो गया। तो दिन और रात का जो मौसम, यानी क्षण की जो वायुमंडलीय दशाएं हैं वो मौसम कहलाती हैं। जबकि एक दीर्घकालीन अवधि के दौरान वायुमंडलीय दशाओं के योग को जलवायु कहा जाता है। तो जलवायु का मतलब किसी एक विशेष स्थान पर किसी छोटे क्षेत्र की मौसमीय या वायुमंडलीय दशाओं का योग नहीं है। जलवायु का मतलब है एक दीर्घकालीन अवधि में जब हम उसका आकलन करते हैं, मौसम का, कई सारे मौसम का आकलन करते हैं, तो उस हिसाब से जलवायु निकलती है। तो ये जलवायु जो है वो परिवर्तित हो रही है धीरे धीरे। जलवायु में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसमें क्या है, टेम्परेचर धीरे धीरे, पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ सघन वायुमंडल है। सघन वायुमंडल का मतलब यहाँ बहुत सारी गैसें हैं जो एक दूसरे के करीब हैं, तो सघन वायुमंडल है, ये हमारी पृथ्वी है। अब सूर्य से आने वाली जो धूप है, जो सूर्य से आने वाली जो धूप है वो पृथ्वी तक, इसको सौर ऊर्जा कहते हैं, पृथ्वी तक आ जाती है। पृथ्वी तक आकर के पृथ्वी की ऊपरी सतह से टकरा करके ये पुनः वापस जाती है। अगर ये वापस नहीं जाएगी तो पूरी पृथ्वी आग के गोला में तब्दील हो जाएगी। तो इस तरह से प्रोसेस ये है कि सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं
वो सौर ऊर्जा कहलाती है और ये पृथ्वी के सतह पर टकरा करके ये पुनः वापस होती है। तो ये लघु तरंगों के रूप में आती हैं और दीर्घ तरंगों के रूप में वापस जाती हैं। तो जब पृथ्वी से तरंगें निकल जाती हैं तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर बैलेंस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मानवीय गतिविधियों के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से इसकी सघनता बढ़ गई है। अब जब इसकी सघनता बढ़ जाएगी तो ऊपर से तो लघु तरंगें हैं इसलिए स्पीड से आ जाती है नीचे को, लेकिन जब नीचे दीर्घ तरंग के रूप में जो ऊपर उठने का प्रयास करती है तो बेशक वो उठ जाती है और निकल जाती है, लेकिन कुछ पार्ट उसके यहाँ पर हिलके हुए रह जाते हैं और वो इस तरह से यहाँ चारों तरफ टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे ओवरऑल पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो जो पृथ्वी के तापमान में इस कारण से बढ़ोतरी देखने को जो मिल रही है हमें, उसी को हम क्या कहते हैं, भूमंडलीय तापन कहते हैं और इसी को ग्रीन हाउस ग्रह प्रभाव कहते हैं और इसी की वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। अब इसका भी मुख्य कारण क्या है, जनसंख्या का बढ़ना है, क्योंकि जब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो ईंधन ज़्यादा जलाएगी। आप ये मान के चलिए जनसंख्या महत्वपूर्ण कारण है सारी समस्याओं का, इसीलिए जनसंख्या को रोकना, जनसंख्या पे लगाम लगाना बहुत आवश्यक है। वैसे कुछ विशेष संप्रदाय के लोग ऐसा मानते हैं कि जनसंख्या को लिमिटेड करना उनके धर्म के खिलाफ है या उनके संप्रदाय के खिलाफ है, जबकि मनुष्य जाति को बचाना ही, चाहे वो धर्म से मैटर नहीं करता, मनुष्य जाति को बचाना ही, जनसंख्या को लिमिटेड अगर करेंगे तो हम लोग बचेंगे, अगर लिमिटेड नहीं करेंगे तो बहुत सारी और समस्याएं बढ़ेंगी आगे आने वाले समय में। तो जो जलवायु परिवर्तन है वो जनसंख्या का महत्वपूर्ण एक कारण है। वैसे इसके कुछ प्राकृतिक कारण भी आपको बताऊंगा मैं आगे चल के। ग्रीन हाउस और भूमंडलीय तापन का मतलब भी ये है कि पृथ्वी का गर्म होना। अब आगे बात करते हैं इसके बारे में। प्रश्न क्या है, किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, जलवायु परिवर्तन के क्या कारण हैं, पहला तो ये है। दूसरा है इसके परिणामों की व्याख्या कीजिए, क्या परिणाम होंगे इसके। ग्लोबीय तापन जलवायु परिवर्तन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो ये आपके प्रश्न हैं, इसी तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब जलवायु परिवर्तन देख लो भाई क्या है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने इसको समझा दिया है पूरा। इसके बाद देखिए इसको पढ़ लेना ठीक से, वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है। अगले वीडियो में ऐसा है, मैं आपको कई सारे वीडियो दूंगा इस तरह से, तो आपका मुझे लगता है क्लियर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको पढ़ लें। जलवायु परिवर्तन के कुछ जो आंकड़े हैं वो आंकड़े आप इसको पढ़ लेंगे तो ठीक हो जाएगा। एक स्क्रीनशॉट आप इसको ले लो। वैसे तो किताबें सभी के पास होंगी, लेकिन फिर भी मैं ये खास प्रश्न अपने हिसाब से छांट के लाया हूँ, तो इसको आप ठीक से पढ़ लो। ये आपने पढ़ लिया होगा। चलो थोड़ा बहुत इसको पढ़ लेते हैं अब आगे के लिए। आपने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो देखो, ये नंबर 1 में हमने कई सारी चीज़ें आपके सामने डिस्कस की, लेकिन अब आगे बात करेंगे नंबर 2 पर। ग्रीन हाउस अन्य जलवायु परिवर्तन से पृथ्वी के कुछ भागों पर भयंकर सूखा पड़ेगा, तो अन्य भूभागों पर भयंकर बाढ़ें आएंगी। दोनों ही स्थितियों में अकाल तथा महामारी जैसी प्राकृतिक प्रकोपों के सक्रिय होने की पूरी संभावना है। साथ ही भूमंडलीय तापमानों के बढ़ने से धूल भरी आंधियाँ, वनों का विनाश तथा वनों में आग लगने जैसी घटनाएं घटेंगी। साथ ही कई नगर व ग्रामीण क्षेत्र अधिक गर्म हो जाएंगे। यह हो जाने के कारण मानव निवास के योग्य नहीं रहेंगे। ये होगा भाई परिणाम इसका। दरअसल जब पूरी पृथ्वी गर्म होगी तो गर्म पृथ्वी होने से बाढ़ इसलिए आएगी क्योंकि जो ग्लेशियर हैं, पर्वतों पे जो ग्लेशियर हैं, वो ग्लेशियर मतलब बर्फ़ के जो हिस्से पिघल करके आ रहे हैं, तो वो पिघलने की दर बढ़ जाएगी और जब दर बढ़ेगी तो पानी की भी दर बढ़ेगी और
नदी वर्तमान में जितना बह रही है वो एक लिमिटेड कंडीशन में बह रही है, लेकिन जब ज़्यादा बर्फ़ पिघलेगी तो उसमें इतना भार सहन करने की क्षमता नहीं है और अंततः क्या होगा, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाएगी। और इसी तरह से जिन क्षेत्रों में नदियाँ नहीं हैं, जैसे राजस्थान का क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में क्या होगा, सूखा पड़ने लगेगा। जहाँ अभी हल्का फुल्का कृषि हो जाती है वो कृषि बंद हो जाएगी। जहाँ इस समय का तापमान 50 डिग्री प्लस चला जाता है, उस समय 60 डिग्री प्लस चला जाएगा तो रहने के योग्य नहीं रहेगा। तो ये समस्याएं आपको देखने को उस समय पर मिलेंगी और अभी भी कुछ क्षेत्रों में ये समस्या देखने को मिल रही है। नंबर तीसरा देखते हैं, पृथ्वी के औसत तापमानों में जैसे जैसे वृद्धि होती जाएगी, वाष्पीकरण क्रिया तीव्र होते जाने से भूपटल से पीने के पानी की मात्रा में क्रमशः कमी आती जाएगी। मानवीय जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जल की मात्रा में कमी होने से मानव जाति का अस्तित्व भी संकट में पड़ जाएगा। जब भाई सतह पर पीने के लिए पानी नहीं रहेगा तो हमारा जो अस्तित्व है वो संकट में आ ही जाएगा। नंबर 4 देखो, पृथ्वी के औसत तापमानों में वृद्धि होने के फलस्वरूप उत्पन्न मौसमीय बदलाव का सीधा प्रभाव कृषि उत्पादन पर पड़ेगा। पृथ्वी पर वर्तमान में महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र रेगिस्तानी भागों में परिवर्तित हो जाएंगे। जो हमारे खेत खलिहान है इस समय, जहाँ हरी भरी फसलें उगती हैं, वो किसी समय पर आकर के खेत खलिहानों में बदल जाएंगे।